एक ग्रोसरी ट्रिप यूजुअली कई लोगों के लिए सवालों भरी होती है। कौन से ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक ले, कौन से ब्रांड का फ्रूट जूस ले, कौन सी ब्रांड की आइसक्रीम ले, कौन से ब्रांड का मिल्क ले। उफ, इतने तो कंफ्यूज हम अपने एग्जाम्स में भी नहीं हुए होंगे जितना हम इतनी वैरायटीज को देखकर होते हैं। किस ब्रांड को चूज करें, कौन सा ब्रांड हमें उबर कूल दिखाएगा और फायदे का भी सौदा होगा। ये डिसीजंस हम भले ही कुछ ही सेकंड्स में ले लें, लेकिन इनके पीछे की कंपनीज प्रोडक्ट को मार्केट करने से लेकर आप तक पहुंचाने तक कड़ी मेहनत करती है, जिसके पीछे बिलियन और डॉलर्स चले जाते हैं और साथ आती है एंडलेस वॉर्स। ये बिजनेस राइवलरीज एक फिल्मी बैटल जैसी है। इसमें एंटरटेनमेंट, रोना धोना और गाना शाना भी है, जिसका चलन मिडीवल एरा से हुआ। आज कंपनीज की तू मैं हमें ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया हैंडल्स पर दिखाई देती है। वाकई ह्यूमैनिटी ने राइवलरीज में अच्छे से इवॉल्व किया है। तो कौन है ये राइवल कंपनीज जो आई एम द बेस्ट का नारा लगाते हैं? दोस्तों, जागे क्यूरियस पंथी। नाइकी वर्सेस रीबॉक। एक है जस्ट डू इट, दूसरा है टू बी मोर ह्यूमन। वाव, दोनों की टैगलाइन अच्छी है, दोनों का प्रोडक्ट भी सिमिलर है। तो एक ही रेस में भागने वाले दो खिलाड़ी अव्वल नंबर पर आए कैसे? अब मिले इस रेस के कंटेस्टेंट्स, यानी नाइकी के फाउंडर फिल नाइट और रीबॉक के फाउंडर पॉल फायरमैन। दोनों की कंपनी को शुरू करने के पीछे सॉलिड वजह थी, लेकिन आगे क्या हुआ ये वाकई इंटरेस्टिंग था। नाइकी ने मार्केट में आते ही सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि मेल को टारगेट किया, जो कि ठीक भी था क्योंकि रीबॉक वाज देन हैंडलिंग विमेन स्नीकर्स, जिसकी वजह से इस रेस में थोड़ी टाइम के लिए रीबॉक आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही नाइकी ने जॉर्डन का हाथ थामा, पूरा का पूरा गेम ही बदल गया। माइकल जॉर्डन का सुपरस्टारडम और एयर जॉर्डन ब्रांड का एक साथ मिलना नाइकी की रफ्तार को इस रेस में काफी तेजी दे गया। लेकिन रीबॉक ने भी बास्केटबॉल प्लेयर शकील ओनील को साइन कर नाइकी को करारा जवाब दिया। लेकिन ब्रांड के लोगों का हाइड एंड सीक यहाँ खत्म नहीं हुआ। नाइकी एम्बेसडर जॉर्डन ने तो ओलंपिक्स में यूएस फ्लैग को ऐसे पहना जिससे रीबॉक का टाइटल ही छुप गया। जिसके बाद फिल नाइट ने रीबॉक पर तंज कसा जब उन्होंने $25,000 कंट्रीब्यूट किए कंट्रोवर्शियल फिगर स्केटर टोन्या हार्टिंग को, जब उन्हें अक्यूज किया गया फॉर अ विशियस अटैक ऑन अ राइवल नैंसी कैरिगन हु वाज अ रीबॉक एथलीट ड्यूरिंग द 1994 विंटर ओलंपिक्स। वैसे नाइकी ब्रांड एम्बेसडर्स को साइन करने में जस्ट डू इट एटीट्यूड रखती है, इसीलिए तो आंद्रे अगासी, पीट सैम्प्रास, टाइगर वुड्स जैसे बड़े नाम हैं इनके पास, जो रीबॉक को इन कंपैरिजन बहुत छोटा दिखाती है। 2005 में भले ही एडिडास ने रीबॉक को खरीद लिया, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल रीबॉक पीछे चल रहा है। कोक वर्सेस पेप्सी। कोक ले या पेप्सी, दोनों को ही आपके फेवरेट स्टार्स एंडोर्स करते हैं। तो इन सपोर्ट व्हिच ब्रांड टू चूज? दोस्तों, ये राइवलरी ऐसी है जो सालों से चली आ रही है, क्योंकि पेप्सी जब लॉन्च हुआ तो उसने आते ही कोक को किनारे कर दिया, क्योंकि पेप्सी सिर्फ ज्यादा क्वांटिटी नहीं बट नो एक्स्ट्रा प्राइस पर आया। ये कहानी बड़ी फिल्मी है। कोक की फैमिली ने आज तक पेप्सी को नाम से नहीं बुलाया, बस उसे द इमिटेटर कह के कहा है। लेकिन पेप्सी को क्या फर्क पड़ने वाला है? पेप्सी didn't give a damn। वो तो अपनी एक के बाद एक एग्रेसिव प्रमोशंस करते गए, लोगों को अपने ब्रांड की ओर खींचते गए, जिसे धीरे धीरे कर पेप्सी ने कोक के मार्केट शेयर को ओवरटेक कर दिया, जस्ट लाइक दैट। और 1979 में कोक को मजबूर कर दिया वो करने के लिए जिसे कोक अब तक पछता रहा है, अपने ही फॉर्मूला को बदलना और इंट्रोड्यूस करना, द न्यू कोक। जैसे कि आपको पता है, न्यू कोक आते ही बुरी तरह से फेल हो गया और पेप्सी तो स्लो डांस कर रहा है ऑन द स्टेयरवे टू नेवर एंडिंग सक्सेस। तो क्या कोक का न्यू फॉर्मूला मार्केट्स में चल पाया या फिर पेप्सी आगे निकल गया? जी नहीं, कोक बुरी तरह से फेल हो गया और रिस्पॉन्स काफी ज्यादा सैड था। 400,000 लेटर्स जब कोक को मिले डिमांडिंग द न्यू कोक टू बी बैंड, तब जाकर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन रोका और पुरानी कोक का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से शुरू किया। इसीलिए आज भी कोक नंबर 1 पोजीशन एंजॉय करता है विद डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ कोक्स, और पेप्सी बेचारा अब भी दूसरे नंबर पर है। मार्वल वर्सेस डीसी। गाइस, वी नो ये दोनों ऐसी यूनिवर्सेस हैं जो आपस में हर रोज कोलाइड करते हैं। आप किस आर्मी से बिलोंग करते हैं, मार्वल या डीसी? सुपर हीरोज की ये जंग कॉमिक बुक्स में हमें काफी दिखती है और कुछ ऐसी ही है डीसी और मार्वल के बीच की राइवलरी। एक बात बताएं, कई सुपर हीरोज का इन्वेंशन भी राइवल कॉमिक काउंटरपार्ट्स को ध्यान में रखकर हुआ था। डीसी ने सुपरमैन के साथ 1938 में डेब्यू किया था और मार्वल ने तुरंत मौके पर चौका मारते हुए 1939 में ह्यूमन टॉर्च के साथ आए।
फिर इन 1960 to 61 डीसी's जस्टिस लीग को मार्वल्स फैंटास्टिक फोर ने कंपटीशन दी और धीरे धीरे कर डीसी के एंटायर सुपर हीरो क्लैन ने मार्वल के सुपर हीरोज को काउंटर पार्ट कर दिया। वंडर वुमन, पावर प्रिंसेस, बैटमैन एंड मून नाइट, ग्रीन लैंटर्न एंड नोआ, Atom and Ant-Man, Green Arrow and Hawkeye and Deathstroke and Deadpool among others. लेकिन असली दुश्मनी तो तब शुरू हुई जब डीसी ने अपनी पहली सुपरमैन फिल्म बनाई इन 1978। ये मूवी लिटरली एक लेजेंड बन गई और सुपर हीरो फिल्म्स के लिए बेंचमार्क, जिससे मार्वल को काफी पीछे छोड़ दिया। तो क्या मार्वल हार मानने वाला था? ओफो नहीं, दिस इज सुपर हीरो यूनिवर्स। 2000 में मार्वल ने एक्स-मैन के साथ अपना कदम रखा, फॉलोड बाय स्पाइडरमैन। धीरे धीरे कर मार्वल की कई फिल्में कल्ट बन गई और कई लोगों को पसंद आने लगी। लेकिन दुश्मनी अभी बाकी थी दोस्तों। 2012 में मार्वल के एवेंजर्स डेब्यू से लेकर 2017 में जस्टिस लीग तक बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक मार्वल और डीसी की फिल्मों ने कमाल कर दिया। वैसे इस राइवलरी में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट तो फैंस का ही हुआ है, जो दोनों ही कॉमिक बुक्स को काफी एंजॉय करते हैं। मैकडॉनल्ड्स वर्सेस बर्गर किंग, ये राइवलरी भी काफी यूनिक है। हम सब कोई फास्ट फूड को काफी एंजॉय करता है, बट द क्वेश्चन इज कि कम दाम में कौन सा फास्ट फूड जॉइंट हमें क्वालिटी और क्वांटिटी देगा और कौन इजी ऑन पॉकेट होगा। सवाल बर्गर का था। हैमबर्गर जो कि अमेरिकन का मोस्ट फेवरेटेस्ट फूड है। सो फिर पूरे देश में बेचने वाले दो कंपनीज कैसे कंपटीशन फेस कर सकती हैं? सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स का हैमबर्गर आया प्राइस्ड मेयरली एट 15 सेंट्स, और जब बर्गर किंग को रियलाइज हुआ कि वो मैकडॉनल्ड्स से प्राइस में कंपीट नहीं कर सकता, तो बर्गर किंग ने क्वालिटी और क्वांटिटी में कंपीट करने का सोचा। इसीलिए 1957 में बर्गर किंग ने इंट्रोड्यूस किया द 37 सेंट वॉपर, जो ऑलमोस्ट 2 गुना बड़ा था मैकडॉनल्ड्स के हैमबर्गर से। और इसका पलट जवाब मैकडॉनल्ड्स ने दिया बाय लॉन्चिंग मैसिव बर्गर द बिग मैक। बस दो बर्गर्स के बीच जंग इंटेंसिफाई हुए ही जा रही थी कि बर्गर किंग ने हल्ला बोल दिया एडवर्टाइजिंग कैंपेन से कि लोगों को वॉपर मैकडॉनल्ड्स और वेंडी से ज्यादा पसंद है। भले ही क्लेम्स झूठे और मिसलीडिंग साबित हुए हों, लेकिन बर्गर किंग यहाँ कहाँ रुकने वाला था। 1997 में बर्गर किंग होम ऑफ द वॉपर ने एक और एड निकाला, जस्ट फॉर फ्रेंच फ्राइज, द टेस्ट दैट बीट्स मैकडॉनल्ड्स। वाओ, बर्गर किंग तो था ही एट डिस्ट्रॉइंग मैकडॉनल्ड्स। तो आज के समय में इन दोनों फास्ट फूड चेन्स के बीच की राइवलरी उतनी सिंपल नहीं रह गई है। विद मेजर कस्टमर्स नाउ मूविंग टू अ हेल्थियर ऑप्शन, दोनों फास्ट फूड चेन्स ने अपने अपने कस्टमर्स को हेल्थियर चॉइसेस दिए। लेकिन अब जबकि कई और बेहतरीन फास्ट फूड चेन्स आ गई हैं, सवाल ये है कि क्या ये दोनों चेन्स अपने हैमबर्गर की रेसिपी को रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि अब कंपटीशन दोनों के बीच नहीं बल्कि कई और फास्ट फूड चेन्स के बीच आ गई है। तो आपका कौन सा पसंदीदा ब्रांड है? Hasbro versus Mattel. This one is also as interesting as it gets. Just imagine, बार्बी और पोटैटो हेड की फाइट तो कोई नहीं विटनेस करना चाहेगा। ये अमेरिकन टॉयज हैस्ब्रो और मेटेल की क्रिएशन है, जो अब तक टॉय इंडस्ट्री पर $18 बिलियन का कंट्रीब्यूशन दे चुकी है। Once upon a time in 1923, तीन भाई हेनरी, हिलाल और हरमन हैजनफील्ड फाउंडेड हैजनफील्ड ब्रदर्स। ये कंपनी फिर जाकर हैस्ब्रो बने, जिन्होंने स्कूल सप्लाईज बेचना शुरू किया एंड स्लोली मूव टुवर्ड्स टॉय मैन्युफैक्चरिंग इन द 1940s। वैसे हैस्ब्रो पहली कंपनी थी टू यूज टेलीविजन to market directly to what they were selling to children। और फिर in 1952 में आया सक्सेस with Mr. Potato Head। वहीं मेटेल को 1945 में हैरल्ड मैट मैनसन ने और एलियट हैंडलर ने फाउंड किया। 1959 में बार्बी डॉल रिलीज करने के बाद मेटेल ने टॉय इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया बाय मैन्युफैक्चरिंग डॉल्स एंड टॉयज। और फिर मेजर सक्सेस आया चैटी कैथी डॉल से इन 1960, CNC टॉयज इन 1965, हॉट व्हील्स इन 1968 ने मेटल को टॉय मेकर नंबर 1 बना दिया। लेकिन मेटल का कंपटीटर हैस्ब्रो आसानी से हार नहीं मानने वाला था। 1980s में लिटिल पोनी और ट्रांसफॉर्मर्स के सक्सेस ने हैस्ब्रो को एक अपर एज दी फ्रॉम मेटल और उन्हें बना दिया वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉय कंपनी। लेकिन मेटेल का पलटवार था एक टॉय कंपनी कॉल्ड फिशर प्राइस को खरीदना, जिन्होंने फिर मेटेल को नंबर 1 बना दिया।
1996 में मेटेल ने हैस्ब्रो को खरीदने का सोचा। मेटेल का ये मानना था कि सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को मुंह मांगी रकम में खरीद लो, लेकिन हैस्ब्रो ने एक ही मीटिंग में क्लियर कर दिया कि उनका कोई विचार नहीं है मेटेल से मिलने का। हैस्ब्रो ने अपनी क्रिएटिविटी को यही नहीं रोका। फ्रॉम जनरेटिंग रेवेन्यूज, मेकिंग मर्चेंडाइज एंड ऑल्सो मेकिंग मूवीज बेस्ड ऑन देयर टॉयज, हैस्ब्रो वेंट ऑल आउट, जिससे उनके सेल्स ग्राफ पर काफी बड़ा स्पाइक आया। वेल, फॉर कंज्यूमर्स द चॉइस इज सिंपल, हैस्ब्रो के ट्रांसफॉर्मर्स, मोनोपोली, माय लिटिल पोनी और दूसरी ओर मेटेल के टॉयज। आप किस साइड पर हैं? तो दोस्तों, और कोई इंटरेस्टिंग राइवलरीज के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स करके जरूर बताना और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अमेजिंग कंटेंट मिस ना करें। तब तक के लिए देखते रहो क्यूरियस फंटी, बचाओ अपने ज्ञान की घंटी।